हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6 और स्वागत है आप सभी लोगों के आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन में। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल ही वादा किया था कि डेली बेसिस पे रोजाना सुबह 6 बजे एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी के सभी आर्टिकल्स को कंपाइल करके पढ़ा जाएगा। जो भी यहाँ पर वर्किंग पर्सन है, जिनको यहाँ पर वर्क वगैरह पे जाना है, ऑफिस वगैरह जाना है या कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इस वीडियो को लगातार अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलेगी। और ये इस वाले सेशन में दोस्तों मैंने आपका हर एक आर्टिकल को पीवाईक्यू के साथ में लिंक किया है कि इस आर्टिकल से क्या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेबस में कहां पे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं नहीं चाहता कि आपका यहां पर 5 मिनट भी इस सब सेशन में वेस्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पे हर एक आर्टिकल को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चूज किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, वीडियो में प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाएं जो पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। समझ गए? तो 2 जुलाई दोस्तों आज हो चुकी है और आज है हमारा वेडनेसडे। आज की तारीख के जितने भी रेलिवेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। स्पेशली अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक अल्टीमेट ये सोल्यूशन होने वाला है। बाकी द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पूरा सेशन होता है कंप्लीट एनालिसिस, वो आपको 9 बजे मिलेगा। तो अभी ये सेशन देख लो। होता क्या है कि सर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम मॉर्निंग में उठ तो जाएं, लेकिन पहली चीज हमें करनी क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहली चीज अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ लेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब रूटीन में 6 बजे डेली बेसिस पे आपका ये करंट अफेयर का सेशन है। मान लो आप 5 बजे 5:30 बजे भी उठते हैं, अपना जितना भी यहाँ पर रूटीनल एक्टिविटीज है उसको पूरा करने के बाद में 6 बजे इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो डेली अपलोड होगा, आप 6 बजे इसमें शामिल रहिएगा, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा, फिर बीच में थोड़ा गैप मिलेगा और 9 बजे वापस से हम लाइव मिलेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे न्यूज़पेपर का कि आज के अखबार में कौन कौन सी खबरें हैं। ये तो मैंने मल्टीपल सोर्सेस ले लिए हैं, क्योंकि हम करते क्या है, एक सोर्स तो हम कवर कर रहे हैं, अखबार तो डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ ही रहे हैं द हिंदू का। अब जो लोग दूसरे नहीं कर रहे हैं, जो हम अलग से करेंगे वो ये है पीआईबी, लाइवमेंट, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर पेज, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ द हिंदू वाले कवर कर रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स जो वहाँ पे कवर हो रहे हैं दूसरे सोर्सेज में कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीआईबी में कवर हो रहे हैं, पीआईबी गवर्नमेंट वेबसाइट है, स्टेटमेंट वाइज सीधा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो हम क्या करें, परेशान मत होइए, सारे सोर्सेस बाकी बचे कुछ द हिंदू के अलावा वो इस वाले लेक्चर में आपको मिल जाते हैं। दोनों वीडियो में से कोई सा भी फॉलो करो, आपको बराबर हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बहुत हो गई बातें, आगे आते हैं सेशन में, शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, दिस इज अबाउट कोल्हापुरी चप्पल। कहोगे बहुत पुराना टॉपिक हो गया सर, द हिंदू में पब्लिश हुआ था, हमने डिस्कशन कर लिया है, मैटर क्या है वो सब पता चल चुका है। ठीक है भाई, पता चल चुका है, लेकिन इस कोल्हापुरी चप्पल के बारे में तो ये पूरी समस्या मैंने पढ़ा दी है परसों ही। आज ये जो न्यूज़ में है ना, इसको लेकर एक नया अपडेट आया है दोस्तों, वो अपडेट पता होना चाहिए। और इस अपडेट से रिलेटेड यहाँ पर एक आर्टिकल और पब्लिश हुआ है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोल्हापुरी चप्पल भारत के अंदर महाराष्ट्र और कर्नाटका में बनाया जाता है। देखो मैटर ये है कि आज से कुछ दिनों पहले पराडा नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये कंपनी इटली की है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी है, लाखों रुपए में यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक चप्पल का एडवर्टीजमेंट किया और एक ऐसी चप्पल यहाँ पर दिखाई, समर कलेक्शन इन्होंने शो किया और उस चप्पल में ये देखा गया कि वो इंडिया की कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी है। ये कोल्हापुरी चप्पल जो हमारा खुद का ट्रेडिशन है, लंबे समय से लोग यहाँ पर इस आर्ट में शामिल हैं, लोग इसको बनाते हैं, हैंडमेड चप्पल है, ये लाइफ लॉन्ग यहाँ पर चलने वाली चप्पल है, बहुत फेमस कोल्हापुरी चप्पल है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसको बनाया जाता है। एंड याद रखिएगा इस चप्पल को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। तो एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर फिर एक और उठता है, सर जीआई टैग मतलब, तो आप कई बार बोलते हैं कि आपको जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर जीआई टैग मिल गया मतलब उस प्रोडक्ट को एक प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक बात है। लेकिन सर ये बताओ, क्या कोल्हापुरी चप्पल को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली? क्योंकि इसको कॉपी कर लिया पराडा कंपनी ने और फिर पराडा ने कोई भी यहाँ पे हमें क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ भाई इंडिया से इंस्पायर हुए हैं, कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर हुए हैं। तो बहुत बैकलैश मिला इस कंपनी को। नाउ बैकलैश मिलने के बाद में फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अपडेट ये है भाई, अपनी गलती मान ली है, इन्होंने कहा हाँ भैया हम लोगों ने इंस्पायर हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ से इंस्पायर होके
कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर होकर अपनी चप्पल का डिजाइन बनाया है। और पता है मार्केट में बेच कितनी रहे हैं? 1 लाख रुपए की चप्पल वो बिक रही है। अब पता नहीं खरीदेंगे कौन भाई, बहुत सारे हैं खरीदने वाले। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी तक का पूरा अपडेट है जो आपको पता चल चुका है। एग्जाम के लिए सर हम क्या पढ़कर जाएं? एग्जाम के लिए पढ़ के जाना कि भैया कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कोल्हापुरी चप्पल रिसेंटली न्यूज में थी, इसको लेकर कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही है, क्या इसको जीआई टैग मिला हुआ है? बिल्कुल, ये चप्पल जो है लेदर की हैंडमेड चप्पल्स होती हैं जिसको लोग खुद से इसको बनाते हैं। और ये नाम कोल्हापुरी क्यों रखा गया? क्योंकि प्रीडोमिनेंटली अगर आप लोग देखोगे महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर नाम की एक जगह है, कोल्हापुर नाम का एक शहर है जहां पे सबसे ज्यादा इस चप्पल को बनाया गया, यहीं से इस चप्पल की शुरुआत हुई, तो नाम ही इसका कोल्हापुरी चप्पल रख दिया गया। और याद रखिए हैंडमेड लेदर सैंडल्स हैं, प्योर लेदर की इसको बनाया जाता है, जीआई टैग मिला हुआ है, हाथ से कुछ इसमें कढ़ाई नक्काशियां की गई हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो वो नक्काशियां भी इसके अंदर में शामिल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे सुनिए। अब कोल्हापुरी चप्पल्स के बारे में जब बात होती है तो ये जो प्रोडक्ट है ये कब से बन रहा है? 13th ऑफ सेंचुरी से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल्हापुर रीजन के अंदर में। टी स्ट्रैप डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से ये टी ट्रैप वाला डिजाइन है, एक अल्टीमेट पुराने जमाने का एक डिजाइन देखने को मिलता है जो आज तक बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके प्रति बहुत हैबिचुअल हैं, वो कोल्हापुरी चप्पल के अलावा दूसरी कोई चप्पल इस्तेमाल नहीं करते। ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल, आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल किससे बनती है, तो पता होना चाहिए कि भाई ये चप्पल बनाई जाती है 100% लेदर से। और 100% वो लेदर मिलता कहां से है? वो लेदर या तो काऊ, बफलो या गोट से लिया जाता है, उससे इस चप्पल को बनाया जाता है। ठीक है, और फिर क्योंकि लेदर का कलर तो अलग होगा तो इस पे कोई कलर वगैरह दिया जाता है। ज़्यादातर ये जो चप्पल आती है वो ब्राउन कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। तो कलर कहाँ से करते हैं? इसमें वेजिटेबल डाई से कलर करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि जो सब्जियां हैं उनसे थोड़ा सा कलर बनाया जाता है और उसी कलर का इसमें उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी प्रकार की कोई एलर्जी वगैरह या किसी केमिकल वाला पेंट का इसमें यूज़ नहीं किया गया है। पुराने ज़माने की जो कोल्हापुरी चप्पल है वो जनरली मैंने आपको बताया टैन कलर में या डीप ब्राउन कलर में देखने को मिलती हैं। और एक आर्टिस्ट जो है, एक कलाकार जो है इस चप्पल को बना सकता है, उसको चप्पल बनाने में, एक चप्पल या एक जोड़ी चप्पल बनाने में 6 सप्ताह लग जाता है, वो यहां पर बोला गया। क्लियर हो गया? अब जो ये लेदर है वो ऐसा होता है जो आपके फीट के हिसाब से, आपके पैर के हिसाब से शेप लेता है। आप अपने कस्टम के हिसाब से चप्पल को कस्टमाइज करवा सकते हैं, यानी आपको ज़रूरत है कोई ज़्यादा बड़ी चप्पल की या ज़्यादा छोटी चप्पल की, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसको फिट करवा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लंबे समय तक टिकाऊ होती है, सस्टेनेबल होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक तो पहली चीज़ जीआई टैग मिला हुआ है, दूसरी यहाँ पर किस चीज़ से बन रही है, लेदर मेड चप्पल है, और तीसरी चीज़ इसमें वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल होता है। नोट्स बना रहे हो तो ये 3 पॉइंट लिख लेना कि हाँ वेजिटेबल कलर का भी इसमें यूज़ किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब देखो कल ना न्यूज़पेपर में द हिंदू अखबार में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो हमने डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल आखिरी पे ये प्रेजेंट था। तो मैंने सोचा भाई आज मौका है वापस से, जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस है उसमें कोल्हापुरी चप्पल में है, तो क्यों ना द हिंदू के इस वाले आर्टिकल को भी डिस्कस कर लिया जाए। क्योंकि सर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कि हमने कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग, एक ऐसा टैग जिससे इस प्रोडक्ट को सुरक्षा मिल जाती है। तो सर इसको भी अगर सुरक्षा मिल गई है तो क्यों प्राडा ने कॉपी कर लिया? क्या सुरक्षा ये बहुत कमजोर है क्या? मतलब आज तो फिर क्वेश्चन उठेगा भैया जीआई टैग अगर किसी सामान को मिल भी गया तो वो सामान क्या आगे के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो ये जो ऊपर आर्टिकल है दोस्तों, इसके नोट्स मैंने आपको यहां पर बनवा दिए हैं, नीचे आप लोग देख पाओगे, ये डिटेल्स यहां पे मिल जाएंगी। क्या बात हो रही है? कहना जीआई टैग प्रिवेंट कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन। क्या जो जीआई टैग है वो इस तरीके की हरकतें को रोक सकता है या नहीं रोक सकता? सुनिए, रोक तो सकता है, लेकिन यहां पर जो जीआई टैग है उसके पास में कुछ लिमिटेशंस आती हैं। ऐसा नहीं है पूरी पावर है कि हाँ भाई पूरी फुल्ली प्रोटेक्शन दे दी है। जीआई टैग मतलब वो लीगली यहां पर एक सुरक्षा देता है उस सामान को जिसको जीआई टैग मिल जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस की जगह होती है। मतलब भाई जैसे कोल्हापुरी चप्पल है तो कोल्हापुर से बहुत ज़्यादा फेमस है वो, तो कोल्हापुर की पहचान कोल्हापुरी चप्पल से हुई। इस चप्पल को जीआई टैग दे दिया गया क्योंकि उस रीजन में बहुत फेमस है। और जीआई टैग मिलने के बाद में अब इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये इस नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये नाम रजिस्टर हो चुका है कि ये कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुर की है। ये होती है जीआई टैग की ताकत। तो जीआई टैग यहां पर एक प्रोटेक्शन देता है एक देश के अंदर में, एक अलग से रीजन में जो भी सामान वहां पे पॉपुलर है वो सामान उस एरिया को बिलोंग करता है, ये एक पहचान मिल जाती है जीआई टैग की वजह से, याद रखिएगा।
लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि सर जीआई टैग मान लो लीगली प्रोटेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम को, उसके ओरिजिन को भी यहां पर करता है, तो आखिरकार प्राडा ने कॉपी कैसे कर लिया? इस डिजाइन को कॉपी कर लिया, स्टाइल को कॉपी कर लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया, बाद में प्राडा कह रहा है माफ करना। हाँ बिल्कुल हम इंस्पायर हुए हैं, पहले तो हमें यहां पर उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया, अगर आवाज ना उठाते तो वो क्या होता, क्रेडिट सारा अपने पास ले जाते, बताते कि हमारा डिजाइन है ये। तो क्वेश्चन तो यही उठ रहा है ना। तो क्या ये प्रॉब्लम ऐसी बनी रहेगी? समस्या क्या है? क्या हमारे पास में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है जो ऐसी समस्या को दूर कर सके? अगर है तो वो कौन सा एग्रीमेंट है, आइए मैं आपको बात करता हूं। अब सबसे पहली चीज, इंडिया के अंदर आज के समय पर जो जीआई टैग वाले गुड्स हैं, जिनको जीआई टैग मिल चुका है, ऐसे सामान लगभग 658 के आसपास है। तो भारत में 658 रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट्स हैं, याद रखिए। कपड़ों की बात करेंगे तो उसमें आपका कंजीवरम सिल्क हो गया, चंदेरी साड़ी हो गया, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे तो इसमें मधुबनी पेंटिंग हो गया, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करेंगे, दार्जिलिंग टी, आपको पता है दार्जिलिंग टी यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। तो भारत का पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला वो है दार्जिलिंग टी। फूड आइटम्स में देखोगे तो तिरुपति लड्डू, याद रखिए तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिल चुका है। नागालैंड चिल्ली को भी यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जो हम बना रहे हैं, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन बन सकता है कोल्हापुरी चप्पल के बारे में, क्योंकि तिरुपति लड्डू को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, दार्जिलिंग टी को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, मधुबनी पेंटिंग को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या कोई इंटरनेशनल जीआई राइट्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, कोई भी यहां पर दोस्तों इंटरनेशनल प्रोटेक्शन नहीं दी जाती किसी भी सामान को अगर उसको जीआई टैग मिल चुका है। केवल वो जीआई टैग है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन नहीं है। तो समस्या यही आती है। इसलिए कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वर्क करती हैं कि सर हम दोनों एक दूसरे के जितने भी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको कॉपी नहीं करेंगे, एक दूसरे के जीआई टैग प्रोडक्ट्स को पहचान देंगे। जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने मिलकर इस तरीके से एक दूसरे की प्रोटेक्शन की बात की। हाँ, इंटरनेशनल अग्रीमेंट की जब बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट अपने पास में आता है विच इज वाइपो। WIPO करके एक अग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, लिस्बन बेस्ड अग्रीमेंट है, लेकिन इंडिया इसका सदस्य है ही नहीं भाई, भारत इसका मेंबर नहीं है। ये ऐसा अग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जीआई टैग में प्रोटेक्शन देता कि प्राडा ने अगर ये किया तो हमारे लिए ये खड़ा होता, लेकिन इस अग्रीमेंट का हम हिस्सा है ही नहीं, याद रखना। तो क्या इतिहास में भी ऐसे कुछ हुआ है जैसे आज प्राडा ने किया है? क्या इतिहास में भी ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये कदम उठाया? बिल्कुल। तो वेस्टर्न साइड से अगर आप देखोगे तो इंडिया की बहुत सारी चीजें हैं जिसको पहले भी कॉपी किया गया है। फॉर एग्जांपल बासमती राइस के बारे में बात हो रही है, यूएस की एक कंपनी है, वो बासमती राइस जो है ना इसका एक पेटेंट करवा लेती है। इंडिया ने इसको चैलेंज किया और ये जो वर्ड है कहा भाई बासमती हटाओ, ये इंडियन ओरिजिन वर्ड है, भारत का है बासमती राइस। फिर ऐसे ही हल्दी को लेकर बात हुई, तो हल्दी को लेकर भी कंपनी ने अमेरिका में पेटेंट ले लिया था, देन उसके बाद में यहाँ पर उसको भी रिवोक करवाया। ऐसी नीम को लेकर बात हुई, नीम को भी लेकर यूएसए की कंपनी ने एक कह सकते हैं एंटी फंगल यूज के लिए पेटेंट करवा लिया था। तो इसमें यूरोपियन यूनियन ने हमारी मदद की कि भाई यहाँ पर ये इंडिया का प्रोडक्ट है, आप इसको ऐसे पेटेंट नहीं करवा सकते, इंडिया यहाँ पर इसका यूज करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट सच इशू इन द फ्यूचर। भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ होता है, भारत के जीआई प्रोडक्ट्स को कॉपी किया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाना होगा, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के जितने भी जीआई टैग होल्डर्स हैं उनसे बोलना होगा कि भैया अपने आप को फॉरेन मार्केट में जाके रजिस्टर कर लो, पता नहीं कल दूसरी कंपनी आके आपको कॉपी कर ले और आपका जो ये सामान है इसका मिसयूज हो सके। तो इसलिए यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज इंटरनेशनल लेवल पर जीआई प्रोटेक्शन के मुद्दे को उठाना चाहिए कि ऐसा अग्रीमेंट बनाया जाए, वाइपो जैसा अग्रीमेंट बनाया जाए, जहाँ पे सभी कंट्रीज एक दूसरे के जीआई प्रोडक्ट्स की रिस्पेक्ट करें, उसको वायलेशन ना करें। तो ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर कोई ब्रांड अगर ऐसा कुछ बनाना चाहती है, कॉपी करना चाहती है, तो भाई कोलैबोरेशन कर लो ना हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो। आप ये प्राडा पहले ये काम कर लेते तो इतना बैकलैश मिलता ही नहीं, तो उन्होंने ये काम किया ही नहीं, फाइनली यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं दिया, हमारा प्रोडक्ट है ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया, तो बैकलैश तो मिलना था। इतनी मेहनत हम लोगों ने की है, इंडियन ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट है और आप उसको कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट है, 1 लाख रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स लेने जरूरी हैं। या आपको कोलैबोरेशन करना है तो ब्रांड कोलैबोरेशन करिए, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर काम करते तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को सहायता मिलती, कोल्हापुरी चप्पल जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं उनको सहायता मिलती, आपको कॉपी नहीं करना चाहिए था, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसके सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको याद रखेंगे। बाकी
अगर आप देखोगे जीआई टैग, जैसे भारत के अंदर में जो ये पर्टिकुलर जीआई टैग का पूरा एक्ट है, पूरा लॉ है, इसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग डब्ल्यूटीओ के एक नियम का, एक रूल का यूज करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आज अगर जीआई टैग की कोई प्रोटेक्शन करता है तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। एक तो पेरिस कन्वेंशन हो गया, ये पहला अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। दूसरा ट्रिप्स अग्रीमेंट हो गया, 1995 में लेकर आया गया था। जो ये ट्रिप्स अग्रीमेंट है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, याद रखिएगा। और ट्रिप्स क्लियरली ये बताता है कि जितने भी जीआई टैग्स हैं, ये जीआई टैग्स यहाँ पर जितने भी होंगे डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज के, जैसे इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का हिस्सा है, तो जीआई टैग का मतलब भैया प्रोटेक्शन मिल चुका है, उसके सामान को कोई भी उसका दुरुपयोग या उसकी कॉपी नहीं कर सकता। और इंडिया ने इसी ट्रिप्स के आधार पे, जो डब्ल्यूटीओ के अंदर में आता है, इसी के आधार पे हमने एक कानून बनाया जिसका नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1999 का यहाँ पर यह लॉ देखने को मिलेगा। ये लॉ 2003 में आता है, तब से वर्क कर रहा है। तो प्रोटेक्शन की बात करें तो भैया ये प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करवा लेते हैं। आज जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं तो वो जाके यहाँ पर इसी एक्ट के तहत अपने सामान को रजिस्टर करवाते हैं, जीआई टैग वगैरह लेते हैं, तो प्रोटेक्शन तो मिलती है। लेकिन हमारे पास में लॉ है, वो याद रखिएगा। लेकिन करंट समय पर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, कोई ऐसी सुरक्षा नहीं दी जा रही है जीआई टैग को लेकर, या कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है जिस वजह से ये ब्रांड्स जो हैं या बड़ी बड़ी ब्रांड्स वो कॉपी कर लेते हैं हमारे आइटम्स को। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलग से मैंने आपको जीआई टैग वाला सेक्शन पढ़ाया है। रीजन है यूपीएससी का 2018 का ये क्वेश्चन। देखो अब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि हमने जो पढ़ा है कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, आगे ऐसे ही बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है तो आगे भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा उसको निचोड़ बिचोड़ देगा, मोड़ मार देगा, तब पूछेगा, लेकिन आप पहले से ही तैयार रहोगे, पैटर्न को समझ चुके होंगे। पैटर्न यह है, देखो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछा गया 2018 में कि भारत ने जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को बनाया, ठीक है, लेकिन कौन सी बॉडी के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने के लिए, कौन सी बॉडी को फॉलो करने के लिए, कौन सी बॉडी के नियम को मानने के लिए, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है ट्रिप्स, इसी के तहत इंडिया ने अपना ये जीआई टैग जो एक्ट है उसको क्रिएट किया, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा रखा था, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा देखोगे तो यूपीएससी का 2022 का एक प्रश्न आपके सामने ये प्रेजेंट होगा, गुच्ची के बारे में पूछा गया। देखो गुच्ची को जीआई टैग मिला था, इस वजह से वो न्यूज में था कि बताओ गुच्ची क्या है, क्योंकि जीआई टैग मिला था इस वजह से चर्चाओं में था। नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए कि बताओ कौन सा सही है, तो इस पर ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। चलो हटाओ, दूर का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का 2015 का क्वेश्चन। तो 2015, 18, 20, 21 देखोगे लगातार क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। 2015 का प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अकॉर्डेड जीआई इंडिकेशन स्टेटस, कि भाई यहां पर 3 सामान हैं, बताओ तीनों में से किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तिरुपति लड्डू जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, समझ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला बनारस ब्रोकेट साड़ी, दूसरा तिरुपति लड्डू आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही कोल्हापुरी चप्पल के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि करंट समय पर वो न्यूज में है। क्लियर हो गया। चलिए भाई अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये बात करता है थार्ड मिसाइल के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है थार्ड जो है एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने बनाया। रिसेंटली आपको पता है इजराइल और ईरान के बीच में एक बड़ा विवाद शुरू होता है। ईरान ने बहुत सारे मिसाइल अटैक करे इजराइल के ऊपर में, तो इजराइल के अंदर दोस्तों अमेरिका ने, क्योंकि जब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ये कहते हैं कि अमेरिका 50 राज्यों से बना हुआ एक देश है, 50 स्टेट्स यूनाइटेड हैं, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। लेकिन एक राज्य इससे बहुत दूर है, वो है इजराइल। कई बार यहाँ पर इजराइल को बोला जाता है कि वो यूएसए का 51st स्टेट है। तो यूएसए बिल्कुल इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए हर समय पर खड़ा है। तो अभी जब ये ईरान और इजराइल के बीच का ये पूरा विवाद होता है, पूरा डिस्प्यूट होता है, तो इस डिस्प्यूट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने लगभग 15 से लेकर 20% के आसपास अपने देश का थार्ड मिसाइल सिस्टम यूज कर लिया था, ताकि वो ईरान की उड़ती हुई मिसाइल को हवा में ही गिरा सकें, भेद सकें। तो इजराइल की मदद की है थार्ड मिसाइल सिस्टम से, जिस वजह से ये पूरा थार्ड मिसाइल सिस्टम चर्चाओं में है। तो पहली चीज जो यहां पर याद रखनी है कि सर जो थार्ड मिसाइल है ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को गिराने की ताकत रखता है, अपनी टेरिटरी में उस रॉकेट को या उस बॉम्ब को गिरने नहीं देगा।
तो जैसे इसमें 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होगा मिसाइल लॉन्चर, दूसरा होगा फायर कंट्रोल, एक होगा रडार। रडार का काम होगा कि भैया इस देख लो दुश्मन का कोई मिसाइल ड्रोन वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा, आते हुए मिसाइल को डिटेक्ट करेगा, फिर ये कमांड देगा इसको, ये कमांड देगा लॉन्चर को, लॉन्चर की साइड से यहाँ पर एक मिसाइल जाएगा और दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा दिया जाएगा। तो ऐसे वर्क करता है थर्ड मिसाइल, जैसे यहाँ पर S-400 करता है, आकाश डिफेंस सिस्टम करता है ना, वैसे यहाँ पर आपको थर्ड सिस्टम भी देखने को मिलेगा। थर्ड मतलब होता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर हवा में ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अमेरिका ने, यूएसए ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है ताकि जितनी भी शॉर्ट मीडियम रेंज या इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसको हवा में भेजा जा सके। ठीक है, और ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको अमेरिका ने बनाया जब इराक ने, आपको याद होगा 1991 में पर्शियन गल्फ वॉर छिड़ा। इस वॉर में इराक ने स्कड मिसाइल का इस्तेमाल किया, इससे सऊदी अरेबिया को अटैक किया, इजराइल को अटैक किया। उसके बाद यूएसए ने यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का थर्ड सिस्टम बनाया जो आज एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है, दुश्मन के अटैक को हवा में गिराने की ताकत रखता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया थर्ड में क्या क्या है, 48 मिसाइल्स इसमें होते हैं जो एक साथ दागे जा सकते हैं, एक रडार होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, 95 सोल्जर्स की जरूरत होती है। थर्ड मिसाइल की बात करेंगे, जो मिसाइल इसमें से गुजरता है उस मिसाइल की लेंथ इतनी है, 900 kg के आसपास वेट है। ये सब याद रखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, इतना याद रखना इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस आधार पर है। मान लो यहाँ पर कोई टारगेट है जो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको भेद सकता है, या 150 किलोमीटर ऊंचाई पर है उसको भी भेदने की ताकत रख सकता है। इसका थर्ड का जो रडार है, क्योंकि रडार का काम होता है दुश्मन का मिसाइल आ रहा है उसको डिटेक्ट करना। अगर रडार फेल हो गया डिटेक्ट करने में तो मिसाइल गिर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम रडार का होता है, वही बताता है कि भाई मिसाइल आ रहा है ऊपर से, जल्दी कमांड देता है लॉन्चर को, तब जाके लॉन्चर से मिसाइल जाता है और जाके हवा में दुश्मन के मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। और इसमें जो रडार है दोस्तों थर्ड का, ये रडार 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर से आते हुए टारगेट को भी यहां पर पता लगा सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए थर्ड ज्यादा पावरफुल है। जबकि जो हमारा S-400 सिस्टम है रशिया का, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया, S-400 600 किलोमीटर की दूरी से आते हुए टारगेट को पकड़ सकता है, जबकि थर्ड 1000 किलोमीटर की दूरी से आते हुए टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस के बीच में याद रखिए। तो एक बार यहाँ पे यूपीएससी ने साल 2018 में ये प्रश्न पूछ लिया यूपीएससी का, ये आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्यों मैंने आपको पढ़ाया थर्ड के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये एनालिसिस बहुत रेलिवेंट होने वाला है, डेली लाइफ में ऐड कर लेना रोजाना सुबह 6 बजे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। थर्ड जो है ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, बताइए सर जी ये थर्ड है क्या। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है कि ये अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसको हम लोगों ने थर्ड का नाम दिया गया। क्लियर, चलिए अगली खबर पर आते हैं। फिर हम लोगों ने थंबनेल में इसके बारे में मेंशन कर रखा है, सॉइल बैक्टीरिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द न्यूज़, की खबर क्या है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। रीजन ये है, रायगंज यूनिवर्सिटी जो है बंगाल के अंदर में, वहां के कुछ शोधकर्ता हैं यानी जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने हाल ही में एक नई प्रजाति डिस्कवर की है सॉइल बैक्टीरिया की, याद रखिएगा। ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो अच्छा बैक्टीरिया है और मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना सकता है। अब बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ये तो मैंने कल के द हिंदू के वीडियो में भी आपको पढ़ाया था। एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है बैड बैक्टीरिया। तो ये वाला जो यहाँ पर सॉइल बैक्टीरिया मिला है ये एक गुड बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। इसका नाम है बैसिलस आयतग्रेंसिस, इस बात को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बैसिलस आयतग्रेंसिस चर्चाओं में था, ये कैसे काम कर सकता है, क्या ये बायोपेस्टिसाइड की तरह काम कर सकता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है, मिट्टी में कीड़े को मार सकता है। तो ये सब ताकतें इसमें देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा। तो ये नया बैक्टीरिया खोजा गया है, नया क्या, नई प्रजाति मिली है सॉइल बैक्टीरिया की, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। इस बैक्टीरिया के अंदर में स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज जो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के माइक्रोब से, बुरे बैक्टीरिया से लड़ सकती हैं या दूसरे और जर्म से लड़ने का काम कर सकती हैं, स्पेशली मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जितने भी यहाँ पर खराब तत्व हैं, जब ये बैक्टीरिया उसको खत्म कर देगा तो इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी का उपजाऊपना बेटर होगा। तो प्लांट की हेल्थ यहाँ पर अच्छी होगी, नहीं होगी, और प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, बिल्कुल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अर्ली टेस्ट यहाँ पर करा गया इसके ऊपर में,
और ये पता चला कि भैया ये जो बैक्टीरिया है ये पावरफुल होगा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में, एक ऐसी फार्मिंग जहां पे हम केमिकल वगैरह का यूज नहीं करते, ठीक है, तो उसमें हम इस वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया यहाँ पर जो बीज होते हैं, फसल जब लगाते हैं आप या पौधा लगाते हो तो उसकी जो बीज है, एक तो उसकी ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, प्लांट की हेल्थ की भी सुरक्षा करता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, और साथ ही साथ में जो मिट्टी का उपजाऊपना है उसको खत्म होने से भी रोकता है। तो याद रखिएगा, इसका नाम है अयता अग्रेंसिस। तो अयता मतलब होता है ग्रोथ, अग्रेंसिस मतलब होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो इसलिए यहां पर इसका नाम रख दिया गया बैसिलस अयता ग्रेंसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये सॉइल बैक्टीरिया है या किस प्रकार का बैक्टीरिया है जो रिसेंटली चर्चाओं में था, तो ये सॉइल बैक्टीरिया है। कहोगे क्या यहां से क्वेश्चन बन सकता है सर? बिल्कुल बन सकता है। ये टॉपिक जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया वो पीआईबी का है, लेकिन जब यहां पे थोड़ा सा कुछ रिसर्च किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो पता चला कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, लेकिन बहुत पहले पूछा है तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, लेकिन दूसरे फॉर्म में। तो ये 2012 का प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है। प्रश्न बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, स्पेशली 3 ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लावरिंग प्लांट्स। एक बैक्टीरिया हो गया, दूसरा फंजाई हो गया, तीसरा ऐसा प्लांट जिसमें फूल वगैरह निकलते हैं। फिर आपसे ये कहता है कि इन तीनों में से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसको हम बायोपेप्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? मतलब आप बायो समझ गए, मतलब कि ये बेसिकली ऑर्गेनिक है। पेस्टिसाइड की बात हो रही है, यानी कि कीटनाशक कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से कौन कौन सी चीजें हैं जिसका कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ प्रजातियां हैं जिससे कीटाणु मारे जा सकते हैं। तो बैक्टीरिया में बिल्कुल, अभी तो हमने एक सॉइल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, ये भी तो बैक्टीरिया की एक प्रजाति है, ये भी ऐसे ही काम करती है। समझ रहे, पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का डिफरेंस थोड़ा सा अलग है। लेकिन अभी न्यूज में जो ये आयतोक्रेंसिस चर्चाओं में है, क्वेश्चन यहां से फॉर्म हो सकता है। तो वैसे देखोगे तो भैया यहां पर ऐसे कोई भी क्वेश्चन होता है कि कुछ कुछ प्रजातियां इनमें से ऐसी होंगी, भाई कुछ ना कुछ होंगी। बैक्टीरिया में भी कुछ प्रजातियां होती हैं जिसको हम बायोपेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फंजाई में भी होती हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होती हैं। दैट मीन्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 एंड 3। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक बैक्टीरिया आता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है, जिसको बीटी कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट कंट्रोल में। ठीक है, आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, ठीक है, इसमें इसी बैक्टीरिया का यूज किया गया है जिससे वो कीटाणुओं से लड़ पाता है। फंजाई की बात करेंगे तो बेवेरिया नाम का एक फंजाई आपको देखने को मिलेगा जो कीटाणुओं के अगेंस्ट, कीड़ों के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम की बात हो रही है। अब नीम कड़वा है, दीमक भी नहीं लगती है उसके अंदर में क्योंकि कड़वा है ना, और कीड़ों को मारने में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप देखोगे कई बार जो हम लोग घर के अंदर में फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें नीम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, या नीम के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। रीज़न कड़वा है, कीटाणुओं के लिए या दूसरे और इंसेक्ट्स के लिए यहाँ पर हानिकारक माना जाता है। तो ये समझ गए, पैटर्न आपको क्लियर हो गया। चलिए फिर क्लियर हो गया है तो अगली खबर पर आते हैं। मज़ा आ रहा है या नहीं बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहोगे हर कोई सेंचुरी यार चर्चाओं में रहती है, नेशनल पार्क चर्चाओं में रहता है, सब थोड़ी पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। जो जो मैं आपको बताऊंगा वो जरूर पढ़ना वीडियो के अंदर। जैसे ये जो चर्चाओं में, इसके पीछे का रीजन है, ये जो अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी है दोस्तों, ये एक समय पर अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। इसका नाम बदल दिया गया है, इसको बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। यानी अब ये तितलियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है और इस वजह से इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बन चुका है जो स्पेशली तितलियों को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में है जो पूरी पहली बार, भारत की पहली सेंचुरी जिसको तितलियों के लिए डेडिकेट किया गया है, वो कौन सी है? वो है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, आगे आते हैं। अब सुनिए, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी की जब डिस्कशन हो रहा है तो ये कहां पे लोकेटेड है? पहला क्वेश्चन ये आएगा, केरला के अंदर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन बन सकता है पहली चीज लोकेशन। जब भी पूछ जाता है तो लोकेशन तो सबसे पहले पूछा जाता है। तो सर इसका लोकेशन है केरला, लिख लो कहीं पे लिख रहे हो। और इस पूरे सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट रिवर है, एक लौती रिवर, कोई दूसरी रिवर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है चीन कनीपूजा रिवर, याद रखिएगा। इस एरिया में 266 से ज्यादा बटरफ्लाई की अलग अलग प्रजातियां हैं, जिस वजह से यहां पर बटरफ्लाई के लिए इसको एक इंपॉर्टेंट रीजन डेडिकेट किया गया। और कुछ बटरफ्लाई की प्रजातियां बहुत यूनिक हैं, कुछ बटरफ्लाई की प्रजातियां जो दुनिया भर में खतरे में हैं वो भी यहां पर मिलती हैं।
समझ रहे हैं। इस सीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो अभी इस समय पर जो सीजन चल रहा है इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई यहां पर दिखाई देती हैं, जिसमें नाम है एल्बेट्रॉस बटरफ्लाई। ऐसी होती है ये व्हाइट कलर की, ये भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिए बटरफ्लाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताओ भैया ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बटरफ्लाई के लिए प्रसिद्ध है और इंडिया की पहली बटरफ्लाई डेडिकेटेड सेंचुरी भी है ये, तो ये बताओ क्या यहाँ पर केवल और केवल तितलियां पाई जाती हैं? ये तो लॉजिकली भी गलत है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई बटरफ्लाई के लिए सेंचुरी अगर डिक्लेयर किए तो केवल वहां पे बटरफ्लाई होगी। ऐसे तो हम टाइगर रिजर्व में कह सकते हैं केवल टाइगर होंगे, नहीं, दूसरे और एनिमल्स भी मिलते हैं वहां पर। तो बटरफ्लाई के अलावा दोस्तों इस सेंचुरी के अंदर में आपको एलिफेंट, जाइंट स्क्वायरल, लेपर्ड वगैरह की जो स्पीशीज हैं या बर्ड्स की भी और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर, ये खबर दोस्तों और भी बहुत ही ज्यादा काम की है, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा काम की है। अल्टीमेट आर्टिकल है ये। आर्टिकल पब्लिश हुआ था अभी जो संडे निकला है उस दिन, ये संडे में द हिंदू में पब्लिश हुआ था। संडे में इस बार हम लोगों ने थोड़े डिफरेंट सोर्सेज को कवर किया था तो इसलिए इस आर्टिकल को छोड़ दिया था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई मैं भी टेंशन में रहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना छोड़ूं, इसलिए पुराने पुराने अखबार भी बार बार खोल कर देखे जाते हैं, चेक करे जाते हैं कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट छूटा तो नहीं है। इसलिए कह रहा हूं 2 वीडियोस में कंटेंट भले ही ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे अगर क्वेश्चन आ गए यहां से धड़ाधड़। तो ये आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, अभी इसी संडे को ये पब्लिश हुआ। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल बात करता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्रदूषण की बात हो रही है। अब प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। एक प्रदूषण होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट भैया मतलब कि मेन सोर्स जिससे प्रदूषण हो रहा है ना। सेकेंडरी क्या होता है? जो बेसिकली एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से मिल के प्रदूषण करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। प्राइमरी पोल्यूटेंट बेसिकली वो होते हैं, जैसे मान लो कोयले वाला प्लांट है, ठीक है, कोयले के प्लांट में बिजली बन रही है, तो कोयले को सर आप जब जलाओगे तो कोयले से क्या मिलेगा? कार्बन एमिशन मिलेगा, प्रदूषण होगा नहीं होगा? तो ये डायरेक्ट प्रदूषण हो गया। अब कोयले से मान लो कोयला जलाया तो हमें सल्फर मिल गया, और इसी सल्फर से जब ये सल्फर हमारे वातावरण में आएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, तो एटमॉस्फेयर में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, दूसरे तत्वों के साथ में ये मिलेगा। जब ये दूसरे तत्वों के साथ में मिलेगा तो उससे एक नया प्रदूषण बनता है, नया प्रदूषण पैदा होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच का जो डिफरेंस है, जो फर्क है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक्चुअली में यहां पर जो ये बोला जा रहा है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट ऐसा है जो खतरनाक है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, और उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। लिख लो कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट एक ऐसा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है आज हमारे देश के अंदर में, जो PM 2.5 नाम का प्रदूषण होता है, उसका 1/3 प्रदूषण केवल अमोनियम सल्फेट की वजह से होता है। PM 2.5 क्या होता है ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा, सो परेशान मत होइए। एक बात और बोली जा रही है कि भाई यहां पर देखोगे ना, जो ये अमोनियम सल्फेट है, यह दूसरे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, इन सब का एक बड़ा योगदान होता है। और आज के समय पर जो PM 2.5 है, यानी कि ये जो प्रदूषण है, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसमें 50% का योगदान इसी सेकेंडरी पोल्यूटेंट से आता है। तो इसमें एक बड़ा योगदान अमोनियम सल्फेट का भी है, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि PM 2.5 नाम का जो प्रदूषण है, इसमें जो मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो कौन सा है? तो मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपका अमोनियम सल्फेट है, बाकी इसमें अमोनियम नाइट्रेट वगैरह भी हो सकता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। आगे सुनिए। अब व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट? यह आर्टिकल किस चीज के बारे में बात करता है? यह हाईलाइट करता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को, जो अभी हम लोगों ने यहां पर समझा, स्पेशली अमोनियम सल्फेट की यहां पर बात हो रही है। तो सर नई स्टडी आई है, ये बताती है कि आज भारत के अंदर जो PM 2.5 नाम का प्रदूषण है, इसमें 1/3 प्रदूषण का योगदान अमोनियम सल्फेट का है। और अमोनियम सल्फेट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इस बात को लिख लेना। इस स्टडी को प्रस्तुत किया है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की साइट से। तो सर आपने बोला सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो ये बताओ प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच में फर्क क्या होता है? आइए बताता हूं। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होता है जो डायरेक्टली हवा में रिलीज हो रहा है, यानी भाई आपने कोयला जलाया, तो सीधा उसमें से सल्फर निकला या कार्बन निकला, जो सीधा डायरेक्ट एनवायरमेंट में रिलीज हो गया। तो जब डायरेक्टली यहां पर पोल्यूशन एनवायरमेंट में रिलीज होगा, दैट मीन्स वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है।
जैसे आपके फॉसिल फ्यूल हो गया, व्हीकल हो गया, कोल के पावर प्लांट्स हो गए, डस्ट हो गया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है वो डायरेक्टली नहीं रिलीज होता है। कार्बन कोयला से निकल गया तो कोयला प्राइमरी पोल्यूटेंट है कि भाई कोयले से डायरेक्ट प्रदूषण हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं ये बनते हैं। बनते कैसे हैं कि भाई मान लो कोयला आपने जलाया, तो कोयला जलाया तो कोयले से बना सल्फर, और ये सल्फर हवा में आया, और हवा में रहने के बाद में ये सल्फर अमोनिया के साथ में मिल गया, और जब सल्फर और अमोनिया दोनों हवा में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये मिलकर अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। और यही अमोनियम सल्फेट है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलीज नहीं हुआ है। याद रखना, ये डायरेक्टली रिलीज नहीं हुआ है। ये कैसे बना है? ये बना है हमारे अमोनिया के साथ मिक्स होके, कंबाइन होके। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ मिक्स हो गया, अमोनियम सल्फेट मिल गया। तो अमोनियम सल्फेट किसी डायरेक्ट सोर्स से रिलीज नहीं हो रहा है, ये बन रहा है, इसलिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ये अमोनियम सल्फेट की वजह से आज इंडिया में पर्टिकुलेट मैटर का खतरा बढ़ चुका है, स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है PM10 और एक होता है PM2.5। PM2.5 ऑब्वियसली साइज में ज़्यादा छोटा होता है और PM10 साइज में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? मतलब आप देखोगे जो आपका ये एक बाल है, जो आपके हेयर है ना, केवल एक बाल है, उस बाल के कंपैरिजन में देखो PM10 कितना बड़ा है, और ये जो पिंक वाला ये है, ये PM2.5 है। तो अमोनियम सल्फेट को लेकर ये सर डिस्कशन हो रहा है कि अमोनियम सल्फेट एक मेजर कारण है करंट समय पर PM2.5 को बढ़ाने में। तो क्या कोई इससे खतरा वगैरह है? बिल्कुल खतरा है। क्यों नहीं खतरा है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, ये हवा में तैर रहा होता है, इतना छोटे साइज का है, और उस हवा को हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं। जब हम सांस लेंगे उस हवा में, तो वो पर्टिकुलेट मैटर हमारे बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाके इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, या एक इंसान की उम्र से पहले मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए? तो क्रिया नाम की जो ये स्टडी पेपर पब्लिश हुआ है, इस पेपर के अंदर में क्लियरली ये बोला गया कि अमोनियम सल्फेट आज इंडिया में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वाले प्रदूषण में 34% का योगदान देता है। तो अमोनियम बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ये बनता कैसे है या किस जगह पे ज़्यादा है? उस जगह पे अमोनियम सल्फेट ज़्यादा है जहाँ पर ये कोयले वाले पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली बन रही है। क्यों? क्योंकि कोयला जलेगा तो सल्फर निकलेगा, ये सल्फर हवा में प्रेजेंट अमोनिया के साथ मिक्स होता है, जिससे अमोनियम सल्फेट बनता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर कोल पावर प्लांट ज़्यादा हैं, वहाँ पर अमोनियम सल्फेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बात आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे दोस्तों आप लोगों से जो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखो, यूपीएससी ने 2011 में यहां से एक प्रश्न पूछ लिया कि कंसीडर द फॉलोइंग। आपको 3 चीजों के नाम दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और ये पूछा गया कि बताइए जो थर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें कोयला जलता है, इसमें से क्या क्या निकलता है? तो कोयला जलाओगे तो कोयला में भाई कार्बन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, तीनों ही तो प्रेजेंट है कोयले में। तो जलाओगे तो तीनों निकलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ रहे हैं? डायरेक्ट एक्सेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बात करता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग ढोल भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर कई बार आप अलग से ढोल वगैरह जो वर्ड है वो सुनते हुए देखते होंगे। अब एक काम ये करना, मेक श्योर करना चैनल पे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना। जल्दी जल्दी अपना टारगेट है कि हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स के जो ये टारगेट है अब यहाँ पर इसको अचीव करें हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट और भी बड़ा है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपको भी अगर हेल्प होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेल्प होगी, तो अपना सपोर्ट दिखाना भी ज़रूरी है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग यानी ढोल के बारे में बात हो रही है, तो एक नई स्टडी यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट जो लोग हैं वो पब्लिश करते हैं। और ये जो साइंटिस्ट ही आते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, ये बोलते हैं कि भाई असम के अंदर में जो काजीरंगा कार्बी एंगलोंग वाला रीजन है, यहाँ पे एक बहुत समय पहले ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग पाए जाते थे और लंबे समय से दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ है, वापस से ये असम के अंदर में काजीरंगा कार्बी एंगलोंग वाले रीजन में लौट चुके हैं। और इनके लौटने को हमारे साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है, जिस वजह से ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग करंट समय पर न्यूज में है और चर्चाओं में है। आई होप अब आपको यहां पर ये समझ में मैटर आ चुका है।
अब चलिए मैं आपको बताता हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में। पढ़ के जाइएगा क्योंकि काम का है। पहली बात तो दोस्तों, आपका जो भी स्पीशी होती है उसकी लोकेशन पूछी जाती है कि कहां पर इनकी प्रजाति प्रेजेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे एशियाटिक वाइल्ड डॉग का, तो सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हो गए, बीच वाला हिस्सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो यहाँ से बनेगा, आप लोगों से एशियाटिक वाइल्ड डॉग का प्रोटेक्शन पूछ सकता है वो। जैसे पूछ लेगा, बताइए आयुसेन के अंदर में इसको किस में कवर किया गया है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, प्रजाति खतरे में है, तो इसको आज के समय पर एक बड़ी सुरक्षा की जरूरत है। दूसरा, साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 2 में कवर करने का मतलब यहां पर यह है कि इनको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो कोई इनका शिकार वगैरह नहीं कर सकता, उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में कवर कर रखा है, अगेन हाई प्रोटेक्शन दी गई है, शिकार वगैरह नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से सुरक्षा दी गई है, याद रखिएगा एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल को। अब इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन और डायरेक्ट बता दिया है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग का केवल और केवल कंजर्वेशन स्टेटस याद रखना है कि सुरक्षा इसको कहाँ पर दी जा रही है। ये आर्टिकल हमारा काम का है। ये बात करता है लीची के बारे में। तो अभी लीची आप लोगों ने खाई होगी, लीची का सीज़न यहाँ पर चल रहा है करंट समय पर। तो एक्चुअली में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ हमारी काम की है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ के आधार पर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। लीची को लेकर यह बात हुई है कि हाल ही में भारत ने अपना पहला जो एक्सपोर्ट है लीची का वो कतर में कर दिया है। कतर में एक खुशबूदार लीची पहुंचाई गई है, ये फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट हुआ है, जिस वजह से लीची चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है लीचीज के बारे में। आइए मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली चीज, जो लीची है वो एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नरम सा फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से ये लीची नजर आती है। इसका जो ऊपर का कवर है वो हार्ड शेल है। इस कवर को हटाओगे, इसके छिलके को हटाओगे तो आपको जो नीचे ये फ्लैशी वाला मटेरियल मिलता है जिसको आप खाते हैं, जो ये पल्प है इसको बोलते हैं एरिल। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए लीची में खाने वाला हिस्सा जो होता है, जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा होता है या उसे क्या कहते हैं? तो उसे एरिल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, उसे एरिल कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, भारत में लीची का इंट्रोडक्शन कहां से हुआ? तो भारत में जो लीची आई वो डायरेक्टली चाइना से आई। इस बार 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा, पपाया, पाइनएप्पल वगैरह ये सब पोर्चुगीज क्या क्या लेकर आए, याद है या नहीं है? तो लीचीज दोस्तों इंडिया में आई हैं स्पेशली चाइना से, और आज से 300 साल पहले इंडिया में यहाँ पर इन लीची का एक मेन इंट्रोडक्शन किया जाता है, याद रखिएगा। फिर बात आती है क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तो आप लोग ये याद रखिए, जब लीची को ग्रो करते हैं तो आपका जो गर्माहट है, यानी कि जो टेम्परेचर है, ऐसा ना हो 40 डिग्री से पार चला जाए या ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। तो एक मेंटेन करके मीडियम साइज में जो टेम्परेचर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आज भारत में लीची को सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आपको नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली त्रिपुरा से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसका प्रोडक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कुछ रीजन है जहाँ पर लीची का प्रोडक्शन होता है। एक बहुत बड़ी लाइन जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है लीची का? तो वो है चाइना, और चाइना से ही इंडिया में लीची आई है, ये तो आपको पता है। तो चाइना सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करता है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है लीची का वर्ल्ड में वो इंडिया है। तो फर्स्ट चाइना है, सेकेंड इंडिया है। ऐसे ही एक बार चावल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। समझ रहे हैं ना इस बात को? अब आगे सुनिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, चाइना इंडिया के बाद थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं जो बहुत सारी लीची को प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। क्लियर हो गया? अब इसमें याद क्या रखना है? पहली बात तो हमने पहला एक्सपोर्ट किया है कतर में। दूसरा, लीची के अंदर में जो एडिबल पार्ट होता है वो एरेल होता है। तीसरा पॉइंट जो लिखना है वो लिखना है कि चाइना से लीची इंडिया में अराइव हुई है, लेकर आई गई है आज से 300 साल पहले। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट लिखना है, आज लीची जो है वो प्रोड्यूस की जाती है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, और उसके साथ साथ लिख लेना इंडिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना के बाद। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये यूपीएससी का नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं टेट के अंदर में, वो यहाँ पे 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब एग्जाम यार कोई सा भी हो, हमको कुछ कुछ नए नए आइडिया मिल जाते हैं ना। तो एक आइडिया मिल गया है कि देखो क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर में। जैसे ये लीची फल के बारे में बात हो रही है, ये पूछ लिया कि बताओ जो लीची का एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प या एरिल? देखो ये क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एरिल। नहीं तो फिर जो हमारा पेरिकार्प, मीजोकार्प है, इसके बाहर के छिक्कल के बारे में बात हो रही है, छिलके के बारे में बात हो रही है।
तो एडेबल पार्ट इसका एरिल है, याद रखना। ये दोस्तों हो गया हमारा आज का पर्टिकुलर सेशन समाप्त। जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। ये आई होप आपको सेशन समझ में आ चुका है। ये पीडीएफ प्लीज आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाओगे ना, वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको फ्री मिला करेगा। लेकिन जो द हिंदू वाला पीडीएफ है वो पेड पीडीएफ है, याद रखना, पेड ग्रुप में मिलता है। चाहो तो आप लोग अपना एक पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पेड ग्रुप में दोनों पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगे। और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर जाना है, नंबर आपके सामने ये प्रेजेंट है 8534873368। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत कम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये वाली पीडीएफ्स मैंने डिसाइड किया है फ्री में मिल जाएंगी, ये वाली पीडीएफ। लेकिन द हिंदू की जो पीडीएफ है या ये वाली पीडीएफ सब कंपाइल होकर आपको पेड ग्रुप में भी मिलेंगी। तो पेड ग्रुप में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मेन न्यूज़पेपर एनालिसिस जो अपने चैनल का उसका भी पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ भी मिलेगी। क्लियर? बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन में, आपके पास में 2 मोबाइल फ़ोन हो अगर घर में, तो एक में पीडीएफ ओपन कर लो, एक में लेक्चर ओपन कर लो, लेक्चर सामने देखो, पीडीएफ आपके सामने है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते रहो, नोट करते रहो। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ करते हैं सेशन को समाप्त। कल फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे, रेडी रहना। कौन कौन रेडी रहेगा सुबह 6 बजे मेंशन करना। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।